NCERT क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर 1 है और इसमें हम लोग क्लास 2 से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे हमें देखना है। ये जो आपका मेन पार्ट है वो एडवांस स्टडी में है, जब हम इसका प्रूफ या फिर और इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें बहुत ही बेसिक में देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। तो हमारे पास जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, और वो यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। जैसे 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3 इंटू 2 या 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर ऑर्डर को छोड़ दें, 2 पहले आए या 3 पहले आए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो ये यूनिक है। और जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। तो हर कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ 1 नॉट कंसिडर्ड अ प्राइम नंबर। 1 को प्राइम नंबर हम लोग क्यों नहीं कहते हैं, तो देखते हैं। 1 इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्राइम नंबर बिकॉज बाय डेफिनेशन अ प्राइम नंबर मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स। जनरली हम लोग ये याद रखते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 डिवाइजर्स होते हैं। तो 1 का एक 1 हो गया और नंबर इटसेल्फ भी 1 ही है, तो दोनों 1 हो गया, तो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो 2 डिस्टिंक्ट वहाँ पर किया गया है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, कि 1 के केस में सेम आ जा रहा था। तो फिर डेफिनेशन क्या है, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। पर अगर 1 लेंगे तो 1 का डिवाइजर 1 तो है और इटसेल्फ में भी 1 आ जाएगा, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, उसको हम लोग 2 नहीं बोलेंगे। अब एक और हम लोग देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग 1 फ्रॉम द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सिंप्लीफाइज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विच स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं 12 लिखूँ तो 12 का हो गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ये यूनिक फैक्टराइजेशन है, कोई भी और नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 24 लिखूँ तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये अलग हो गया, है ना, एक ही होगा। अब 12 का और कोई नहीं हो सकता। जैसे 12 में और कोई 2 इंटू नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नंबर बदल जाएगा। कोई 7 इंटू नहीं कर सकता है, नंबर बदल जाएगा। 12 लाने के लिए यही 3 नंबर्स होंगे, 2/2 और 1/3। लेकिन अगर हम लोग प्राइम नंबर 1 मान लें तो 12 का एक फैक्टराइजेशन और हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना, क्योंकि ये भी 12 दे रहा है। एक फैक्टराइजेशन और हो सकता है 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पर 5 नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे करके इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ यूनिक नहीं होगा फिर, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बोलता है यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, उसके लिए 1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 को अगर प्राइम नंबर माने तो कई सारे फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 12 के, ठीक है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका क्या यूजेस होता है, ये तो अभी हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि ये एडवांस स्टडीज़ है, ठीक है। पर हमें ये यही ध्यान रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो यूनिक है उसके लिए हमें 1 को हटाना पड़ेगा। और उसका डेफिनेशन क्या है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स या पॉजिटिव डिवाइजर्स। नोट देखते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ऑर्डर को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये यूनिक है। जनरली असेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिखते हैं। Given any composite number, there is one and only one way to write it as a product of primes, as long as we are not particular about the order in which primes occur. ना order में हम लोग नहीं चाहते हैं। We generally take the order to be ascending. Okay. अगला हमारे पास है consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. अब ये जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ये क्वेश्चंस जनरली जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। इसमें यूनिट डिजिट हमें ध्यान रखना है। जैसे कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n, ये कोई नंबर है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो 4 की कोई आप n कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए मैंने रखे 125, तो क्या होगा, उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, क्या 0 हो सकता है, आप रख दीजिए 347, नेचुरल नंबर है, क्या 0 आ सकता है, हमें ये देखना है, ठीक है। NCERT ये सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 ऐसे लगे एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। मैथ्स में पैटर्न ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे एलजेब्रा हो, ठीक है, अरिथमेटिक हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू मैंने 1 रख दी, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ये जनरली सेट नोटेशन होता है, क्लास 11th में लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ...
तो जब n की वैल्यू 1 आई तो 4 टू द पावर n मतलब 4 टू द पावर n जो 4 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4 हो गई। हमें देखना है यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं, एंड विद 0 मतलब यूनिट डिजिट की बात हो रही है। जब n की वैल्यू 2 आई तो हमारे पास यूनिट डिजिट 6 हो गई, फिर 3 आई तो 4 हो गई, 4 आई तो 6 हो गई, n की वैल्यू 5 आई तो 4। तो हम देख सकते हैं रिपीट करता जाएगा। तो कोई भी n, चाहे वो 1000 हो, 4 टू द पावर 1000, 4 टू द पावर 1 लाख या 4 टू द पावर 5354, कुछ भी होगी, तो जो n की वैल्यू है, आप कुछ भी रखें नेचुरल नंबर, आपका आंसर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। हम लोग देख सकते हैं 4 और 6 ही रिपीट कर रहा है, आप कोई भी नंबर रखिए, ठीक है। क्योंकि 4 और फिर 6, फिर 4 से इंटू करेंगे तो हमारा 6 4 जा 24, तो 4, फिर 4 से इंटू करेंगे 16, तो 6 4 6 4 6 ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, फ्रॉम द अबव पैटर्न वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड जो एनसीईआरटी में और जो हमें पढ़ाया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, उसके अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं कि इफ 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना। मान लीजिए 4 टू द पावर n की वैल्यू मैंने बहुत बड़ी रखी और किसी तरह लास्ट में 0 आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 2 5 9 4 ऐसे करते करते लास्ट में 0 आ गया। अगर ये सचमुच आएगा n की कोई वैल्यू पर, तो ये 5 से तो डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो 5 एक फैक्टर होगा इस नंबर का, मतलब 5 जो है वो 4 टू द पावर n का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा सा नंबर था वो तो 4 टू द पावर n ही है, तो 5 4 टू द पावर n का फैक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। If 4 to the power n ends with digit 0, then it would be divisible by 5. Therefore, the prime factorization of 4 to the power n must contain the prime number 5. क्योंकि सारे प्राइम नंबर होते हैं तो एक 5 भी होना चाहिए। But 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n. मतलब 4 to the power n, आप n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, उसमें जो प्राइम फैक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 की पावर 2n आ गया। अब n की वैल्यू आप 1000 भी रखिएगा तो 2 की पावर 2000, तो इसका जो भी होगा उसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आएगा, 2 को 2000 बाय इंटू किया जाएगा, ठीक है। मतलब द ओनली प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2, ठीक है। मतलब 5 नहीं आया, अगर 5 नहीं आया तो कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके एंड में 0 आएगा, ठीक है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का, और 2 ही फैक्टर रहेगा। तो so the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 4 to the power n other than 2. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो इसको आपको खुद बैठ के समझना होगा, थोड़ा आपको खुद को समय देना होगा, ठीक है, और धीरे धीरे समझना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजेस द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में 7 8 इन सब में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, ठीक है। तो वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को क्या करता है, यूज़ करता है। तो हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले जिसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 पर पावर के साथ लिखेंगे, 2 to the power 1 into 3 to the power 1। उसी तरह 20 असेंडिंग ऑर्डर में जनरली हम लोग लिखते हैं, ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, तो 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अब जब भी हम लोग एचसीएफ लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है, पर एक जगह 2 to the power 1 है, एक जगह 2 to the power 2 है, तो एचसीएफ में छोटी पावर को लेते हैं, तो आंसर 2 to the power 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सारे फैक्टर्स को लेते हैं। 6 का फैक्टर 2 और 3 है और 20 का फैक्टर 2 और 5 है, तो सबको लेंगे। तो पहले 2 को लेते हैं, तो 2 यहाँ पर एक बार 2 to the power 1 है और एक बार 2 to the power 2 है, तो इस बार बड़े वाले को लेंगे, मतलब 2 to the power 2 को, ठीक है। तो 2 बार ले लिए 2 to the power 2। उसके बाद 3 है तो 3 को भी लेंगे और 5 है तो 5 को लेंगे, सबको लेते हैं, तो आंसर 60 हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। एलसीएम में जो कॉमन हमारे पास फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में लोएस्ट पावर, और एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेते हैं, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर, स्मॉलेस्ट पावर, एंड एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। उसके बाद एक और हमें ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, कि कोई भी दो नंबर ए और बी है
उसका HCF और LCM को इंटू करने पर, उन दोनों नंबर्स के इंटू करने पर जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, A और B एलिमेंट ऑफ आपका Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ को आप समझ सकते हैं A एंड B आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, 3 नंबर के लिए ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर के लिए एक अलग है जो NCERT में लास्ट में दिया हुआ है, पर 2 नंबर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी को चेक कर लेते हैं। इसका HCF क्या है 2 और LCM है 60, तो दोनों को इंटू करेंगे तो दोनों नंबर के इंटू के बराबर आएगा। दोनों नंबर क्या है 6 × 20, तो 6 × 20 आप देख सकते हैं 2 × 60 120, 6 × 20 120, दोनों बराबर आएंगे। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि हमें HCF निकालना है और फिर hence find their LCM। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि फिर आप इसका LCM निकालिए, मतलब यहाँ से एक तरह से फॉर्मूला से पहले HCF और फिर HCF का यूज़ करते हुए LCM निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन हम लोग को HCF का यूज़ करते हुए LCM निकालना है। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 2 to the power 5 और 2 to the power 2, 2 कॉमन फैक्टर है। हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं 2 to the power 2, दैट इज़ 4। अब हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 96 इंटू 404। तो हमें LCM मिल जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर 96 आ जाएगा, है ना। इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, NCERT सॉल्व एग्जांपल सिमिलर है। तो यहाँ पर तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। HCF में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 कॉमन है, तो पहले 2 लोएस्ट पावर तो 2 to the power 1, फिर आप देखिए 3 भी कॉमन है, तो लोएस्ट पावर 3 to the power 1 दैट इज 6। और LCM में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो पहले 2 कॉमन है, तो 2 एक ही बार लिखेंगे बट 2 to the power 3 लिखेंगे, फिर 3 भी एक ही बार लिखेंगे बट 3 to the power 2 लिखेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट है, और 5 बच गया तो 5 पावर 1 भी लिख लेंगे तो 360। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 NCERT मैथ्स चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।